जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल पे। आज आपके स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान है। इनका नाम है रितेश। और रितेश जो है वो हमारे यूपी यानी बनारस से हैं। रितेश ने एसएससी सीजल 2020 की सबसे टॉप पोस्ट पर निशाना साधा और उसी को इन्होंने हासिल किया। जी हाँ, सीजल में 4800 ग्रेड पे वाली एक ही पोस्ट है, वो है AAO पोस्ट। ठीक है। और ना सिर्फ इस पोस्ट को हासिल किया बल्कि एक बहुत ही शानदार रैंक के साथ इस पोस्ट को इन्होंने प्राप्त किया है। तो आज रितेश जो है अपनी तैयारी से जुड़ी सभी बातें आपके सामने कैमरे पर रखने वाले हैं। कैसे इन्होंने तैयारी शुरू की, किन किन किताबों को इन्होंने पढ़ा, किन की वीडियोस को इन्होंने देखा, और एकदम ये इंटरव्यू जेन्युइन होने वाला है। पूरी लाइफस्टाइल जो है आज आपके सामने होगी रितेश की, जिससे आप काफी इंस्पायर भी हो सकते हैं और आप अपनी गलतियों को भी सुधार सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इंटरव्यू को। तो स्वागत है रितेश आपका इस हमारे परिवार में। ठीक है। तो सबसे पहले रितेश आप ये बताइए, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम सर रितेश कुमार सिंह है। अच्छा। आप मतलब जैसे बताए थे मुझे कि बनारस से हैं, तो एग्जैक्ट थोड़ा आप अपना होम टाउन बताएंगे? मेरा होम टाउन मिर्जापुर है। अच्छा, और मिर्जापुर है। हाँ सर, पढ़ाई अच्छा, लिखाई के लिए हम लोग बनारस शिफ्ट हुए थे। पढ़ाई लिखाई के लिए आप बनारस चले गए। ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जाने अगर तो। काफ़ी हम लोग हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। हम्म। पिताजी किसान हैं हम्म। और चाचा जी भी किसान हैं, और घर में हम लोग के कोई सरकारी नौकरी में नहीं है। तो मैं फर्स्ट हूँ सर जो गवर्नमेंट जॉब में आया हूँ। अच्छा। तो ये बताइए कि आपका स्कूलिंग कैसे रहा? मतलब अगर हम बात करते हैं छठी से लेकर 10वीं तक, तो आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं या इंग्लिश मीडियम से आपने पढ़ाई की? सर हमारी जो स्कूलिंग हुई थी वो बनारस का संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल था। हम्म। स्कूल तो मतलब सर इंग्लिश मीडियम था, लेकिन जो हम्म। हमारी बोलचाल और जो हम लोग बातचीत करते थे वो हिंदी मीडियम करते थे। हम्म। तो मुझे सर इंग्लिश में आज भी बहुत दिक्कत होती है। तो ये बताइए, आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, इंग्लिश में हिंदी में पढ़ाया जाता सर वही इंग्लिश था? को हिंदी में पढ़ाया जाता था। अच्छा, मतलब कहने के लिए स्कूल जो था वो हाँ इंग्लिश सर, मीडियम हाँ। था, लेकिन इंग्लिश को भी हिंदी में पढ़ाया हाँ जाता सर, था। हाँ। बहुत शानदार। कई ऐसे बच्चे होते भी हैं कि वो ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं जहां पर इंग्लिश को भी हिंदी में पढ़ाया जाता है। चलिए, तो 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई आपने कैसे कंटिन्यू की? मैंने सर 12th वहीं अपने स्कूल से किया। हम्म। फिर उसके बाद मैंने बीटेक किया सर गाजियाबाद से। अच्छा, बीटेक किया हुआ आपने? सर तो बीटेक के बारे में थोड़ा सा कुछ शेयर किया जाए। मैं कहूँगा सर, मैं कुछ जब मैं 12th किया तो उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे बताया कि बीटेक में काफ़ी स्कोप है। हम्म। और सर हम लोग उस टाइम सब लोग बीटेक कर रहा था तो मैंने भी कर लिया। उस टाइम लाइफ में गोल क्लियर नहीं था, मैं आपको सच बताऊँ तो क्लियर नहीं था। जो सब लोग कर रहे थे वो भी मैं भी करता चला गया। तो कंप्यूटर साइंस से मैंने बीटेक किया। और कॉलेज तो सर अच्छा था, लेकिन मैंने ही वहाँ पढ़ाई नहीं की सर। मैं चीज़ों को पोस्टपोन करता गया और जो हमारा प्लेसमेंट हुआ उतना अच्छा हुआ नहीं था। तो बीटेक के बाद क्या आपका प्लेसमेंट हुआ? अ, हुआ था, छोटा जगह प्लेसमेंट हुआ था। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मन कहने को तो प्लेसमेंट हुआ, लेकिन बहुत छोटा अमाउंट था सर। तो ये बताइए, जैसे आपका एसएससी का जो मोटिवेशन रहा, हम्म, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और भी काफी सारे पेपर्स होते हैं, हम्म। तो कहाँ से आई ये मोटिवेशन? मतलब क्या ऐसा था कि यूपीएससी आपका मोटिवेशन था और एसएससी मजबूरी थी, या फिर मतलब ठीक है कि हाँ एसएससी की तैयारी करते? तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। मैं बताता हूँ सर कि जब हम लोग फोर्थ ईयर में थे तो हम मेरा जो प्लेसमेंट हुआ था वो काफ़ी छोटी जगह प्लेसमेंट हुआ था सर, छोटा अमाउंट था। तो मैं जब घर वालों को बताया कि मेरा इतना प्लेसमेंट हुआ, घर वाले 2 मिनट चुप रहे। तो उन्होंने कहा कि इतना पैसा खर्च किया है ये इस प्लेसमेंट के लिए। अच्छा। तो फिर मैं लगा सोचने कि सच में क्या हुआ। फिर मेरे जो उस टाइम दोस्त थे वो अच्छी जगह प्लेस्ड हो गए, और कोई वालमार्ट में था, कोई पेटीएम में था, कोई और भी अच्छी जगह प्लेस्ड हुआ, और मैं रह गया। गलती मेरी थी क्योंकि मैंने कोडिंग वोडिंग नहीं किया, वो लोग शुरू से कोडिंग करते थे। तो फिर मैं अकेले रूम में बैठा, सोचा कि मैं क्या करूं। ऐसे सोचते सोचते काफ़ी दिन निकल गए। तो डिप्रेशन में होता है ना सर, आप जब सोचते सोचते काफ़ी, जब कुछ होता नहीं आपकी लाइफ में तो आप डिप्रेशन चले जाते हो। तो मैं वहाँ से काफ़ी डिप्रेशन चला गया। फिर मैं वहाँ से घर गया। तो घर गया तो मेरी माता जी ने बताया कि एक काम करो रितेश, कि तुम थोड़ा गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखो। तो फिर वहाँ से मुझे, पहले मैंने, जब मैं थर्ड ईयर में था तो एक दोस्त मैं तैयारी करता था सीजीएल की। तो मैं उसको देखता था, मेरे बगल में बैठ के पढ़ता था, वो क्वेश्चन लगाता रहता था। तो बस मैं जानता था कि सीजीएल को एग्जाम होता है और उसके थ्रू मतलब ये पोस्ट मिलती है और अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, वो बस मैं इतना जानता था। जब घर गया, जब माता जी ने बताया कि नहीं आप गवर्नमेंट जॉब में देखिए, अगर अच्छी नौकरी लग गया तो घर में कोई है नहीं तो काफ़ी रिस्पेक्ट होगी। तो फिर मैं वहाँ से मैं फिर से स्टार्ट किया सीजीएल की जर्नी अपनी। ठीक है। तो सबसे पहला अटेम्प्ट जो रहा है, मतलब सीजीएल की तैयारी आपने कब से शुरू की? मैंने सर 2019 के जुलाई से स्टार्ट किया। और काफ़ी, जब मैं स्टार्ट किया था तो काफ़ी मैं अकेला था घर पे। तो मैं ऐसे ही रैंडम यूट्यूब पे वीडियो देखता था टॉपर के कि कैसे वो तैयारी करते हैं, क्या करते हैं। फिर कोई बुक उठा के लेके आता था, पढ़ता था। तो मैंने 5-6 मिनट ऐसे ही वेस्ट कर दिए बस जानने समझने में कि कैसे क्या चीज़ें क्या होती हैं।
तो सबसे पहला अटेम्प्ट आपका सीजल का कौन सा था? 2019 वाला एग्जाम था सर, जो 2020 में हुआ था, तो मेरा अच्छा, पहला अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट था, हाँ मतलब सर। उस समय आपकी तैयारी स्टार्ट ही हुई थी, हाँ सर, तैयारी एक स्टार्ट तरीके से हम हाँ ऐसा सर। कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कितने नंबर आए थे आपके? बता नहीं सकता सर, काफी कम नंबर आए थे। हाँ, प्री क्वालिफाई हो गया था, लेकिन मेंस में उतना अच्छा नहीं हो पाया, तो कहीं एक्चुअली सर तैयारी मेरी पूरी हो नहीं पाई थी, तो बस जस्ट मैंने फॉर्म भर दिए थे कि देखूं कैसा पेपर है। जो मेरी डेडिकेटेड तैयारी थी वो 2020 वाली थी, अच्छा। जिसमें मैंने पूरा एफर्ट किया, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया और मॉक टेस्ट लगाया था। अच्छा, तो मतलब 19 में ऐसा रहा कि आपने प्री भरा बाकी बच्चों की तरह, एक अच्छा अटेम्प्ट भी रहा, चलो ठीक है, कट ऑफ क्वालिफाई भी कर लिया, और मेंस में आपके अच्छे नंबर नहीं आ पाए। नहीं है सर। एक यहाँ छोटी सी बात हम आपसे पूछना चाहेंगे आगे बढ़ने के पहले, आज भी कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री का फॉर्म भरते तो हैं, कट ऑफ भी हो भी जाता है, बट यहाँ पर वो मेंस की तैयारी में एकदम बेपना मोहब्बत, मतलब ऐसा लगता है कि मेंस कर ही लेंगे। ठीक है, हालांकि उनका सोच गलत नहीं है, वो अपने जगह पे बहुत सही है। तो क्या लगता है आपको कि जब किसी एस्पिरेंट का सिलेबस कंप्लीट नहीं है और जब वो उस तरीके से पूरे अपने सभी स्फेयर्स को कंप्लीट करके नहीं बैठा है, मॉक टेस्ट नहीं लगाया बैठा है, तो क्या उसको मेंस को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके चलना चाहिए? क्योंकि बहुत बच्चों के साथ मैंने बात की तो उनको लगता है कि सर अगर ये मेंस नहीं हुआ तो हम तैयारी छोड़ देंगे। बहुतों का ऐसा होता है। क्या उन्हें ये बात समझने की ज़रूरत नहीं है कि प्री जो हुआ है आपके चंद नंबर से आप क्वालिफाई करके आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर जो है बहुत अच्छे अभी नहीं किए तो खत्म हो जाएंगे, आपको एक दूसरा चांस देने की अपने आप को जिंदगी में जरूरत है। मैं बताता हूँ सर कि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर आप कैसे मतलब मॉक टेस्ट लगाओगे, कैसे फिर एग्जाम दोगे। और आप सही कह रहे हो कि जब हम लोग क्या होता है सर, जो एस्पिरेंट होते हैं, गलती होती है कि हम लोग बहुत जल्दीबाजी में होते हैं कि बस आए 2 महीने पढ़े प्री निकला, फिर 2 महीने पढ़े मेंस निकला, इतना। सर पहले मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहीं से भी सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद आपको प्रॉपर क्वेश्चन लगाने चाहिए। जो भी सर मैं देखता हूँ आपकी पूरी शीट में पूरे अच्छे क्वेश्चन मैंने पूरे लगाए थे, तो पूरे क्वेश्चन को आपको 2 बार लगाने चाहिए। फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो टीसीएस जब से आई है, तो उस सारे क्वेश्चन को लगाने चाहिए, फिर रिवीजन, फिर मॉक टेस्ट। ये सर ये ऐसे पूरी प्रोसीजर होती है। एक प्रोसीजर होता है ना कि एक स्टेप के बाद दूसरा, ऐसा नहीं कि मतलब सीधा जंप मार जाएंगे। क्योंकि मुझे अब आजकल ऐसा लगता है ना कि ये तैयारी भी कुछ ऐसी T20 वर्ल्ड कप वाली गेम हो गई है। पहले टेस्ट मैच, फिर वनडे, फिर उसके बाद 50 आपका 20 ओवर, फिर 10, लास्ट में सिक्का उछा के डिसाइड कर लेंगे विनर कौन है। तो बच्चों को कभी कभी ऐसा लगता है ना, बड़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं। देखिए आप लोग मेरी बात को समझिए, आप अपने जगह पे सही है, लेकिन आप ऐसे समझिए ना कि रितेश और ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आपको उनको फाइट करना है, आपको उनको बीट करना है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि इतना इम्पेशेंट हो जाना आज के समय में बच्चों में जो ये इम्पेशेंस आ रखा है वो सही है। ठीक है, जैसे पहला आप अगर देखेंगे, पहला अटेम्प्ट रितेश का भी रहा, तो इन्होंने वही बात बोली कि सर मेंस दिया तो था, हुआ नहीं, लेकिन इन्होंने अपने आप को समझा, उस तरीके से तैयारी की और अगली बार फोड़ा, और फोड़ा भी तो ऐसा कि 128 रैंक। ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सीजल 2020 के बारे में। तो इसके प्री में आपके कितने नंबर थे? प्री में सर मेरे रॉ मार्क्स थे 168 और नॉर्मलाइज होके 182 हुए थे। 168 मतलब रॉ मार्क्स थे आपके? खतरनाक, मतलब एकदम। तो क्या रहा ब्रेकअप, उसमें कितने कितने मार्क्स आए आपके? एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ सर कि जैसे मैंने स्टार्टिंग से मैंने क्या किया था कि मैं मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, इसमें मैंने जो 150 नंबर थे, मैंने पहले से टारगेट रखा था कि इसमें मुझे 140 या 145 लाना है 150 में, और जीएस में मुझे 20-25 लाना है। और एग्जैक्टली सर मेरे ऐसे ही नंबर आए कि मतलब 150 में से जो इधर तो 3 क्वेश्चन थे, उसमें से मेरे 142 या 145 थे, और जीएस में मेरे जो नंबर ऐड होके वो मेरे 168 रॉ मार्क्स बने थे। चलिए, तो बहुत शानदार स्कोर था आपका प्री में। तो प्री की तैयारी आपने कैसे की थी? मैं आपको बता देता हूँ कि सर जैसे मैं उस टाइम जब घर पे था, तो फिर मैंने विक्रम जी सर का वीडियो देखा था गुरुकुल पे, तो मैं वहाँ से गुरुकुल आ गया, मैं अपना सारा सामान वामान लेके गुरुकुल आ गया। अच्छा। तो सर से मुझे पहले दिन सर मिले विक्रम जी सर, मैंने उनको बताया कि सर देखो ऐसी ऐसी बात है वो, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ सब ऐसे ही हैं, आप तैयारी करो, हो जाएगा। मुझे स्टार्टिंग में बहुत डर लगता था कि मतलब मैं कैसे कर पाऊंगा, सेल्फ डाउट होता है स्टार्टिंग में। आज समझता हूँ कि आज भी जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कैसे होगा, मैं समझता हूँ कि एक जगह मैं भी कहीं था, उन्होंने क्या कि जो सेल्फ डाउट होता है सर, वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है। और क्योंकि जब आप तैयारी किए नहीं होते हो और कॉन्फिडेंस होता नहीं है, तो अब कैसे सेल्फ डाउट तो होना लाजमी है। तो फिर मैंने वहीं गुरुकुल में रह के तैयारी स्टार्ट किया, 3-4 महीने हुए, फिर मुझे सब कुछ समझ में आ गया कैसे क्या करना है। वहाँ राम सर आते थे, वहाँ वो मैथ पढ़ाते थे, फिर सर आप फिर क्लास लेना स्टार्ट किए, डाउट लेना स्टार्ट किए, मैं आपके पास आता था सारे क्वेश्चन और डाउट लेके, तो आप फिर बताने लगे थे, तो वहाँ से मेरी चीज़ें मतलब क्लियर होने लगी, स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद सर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई मेरी, तो मैं घर चला गया। घर जाके फिर मैंने वहाँ से अपनी सेल्फ स्टार्ट की, और आपका सर यूट्यूब पे कुछ टाइम कुछ वीडियो आते थे जो मेरे टॉपिक छूटे हुए थे, मैंने वो आपके यूट्यूब वीडियो से कवर किया, फिर प्रीवियस क्वेश्चन लगाए और फिर रिवीजन, मॉक टेस्ट।
चलिए, तो सबसे पहले बताते हैं एसएससी सीजीएल प्री का जो पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है। 50 नंबर का मैथ, 50 नंबर का इंग्लिश, 50 नंबर का रीजनिंग, 50 नंबर का जीएस। सबसे पहले हम इनमें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी जानेंगे रितेश से कि हर एक सब्जेक्ट को इन्होंने प्री के लिए कैसे प्रिपेयर किया, फिर उसके बाद हम मेंस की स्ट्रेटजी जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम रीजनिंग से। ठीक है, जब आप गुरुकुल आए तो उसके पहले आपने कई जगह से पढ़ा होगा और तैयारी की होगी, तो ये बताइए यहाँ पर कि रीजनिंग को आपने कैसे प्रिपेयर किया? सर मैं बताता हूँ, जैसे सीजीएल में 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। सबसे आसान जो पोर्शन है वो रीजनिंग का है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एस्पिरेंट को सबसे पहले रीजनिंग कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये बहुत स्कोरिंग भी है और उसका सब्जेक्ट जो उसका कंटेंट है वो कम है, सिलेबस कम है। तो अगर वो पहले अगर मैंने नहीं सोचा था कि सबसे पहले मैं वो कर लूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा, एक शेड्यूल में तैयार। तो सर मैंने सबसे पहले तुरंत जब अपने घर पे था तो मैंने यूट्यूब से कुछ टॉपिक कर रखे थे, फिर यहाँ आया तो विक्रम जी सर से पढ़ा, तो उन्होंने कुछ टॉपिक जो मेरे बच्चे थे वो हो गया, और फिर मैं डेली सर आधे घंटे बस प्रैक्टिस करता था। और उसमें रीजनिंग बता दूं सर कि 2-4 टॉपिक होते हैं जिनको आपको डेली प्रैक्टिस करना होता है, जैसे मिसिंग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट और काउंटिंग द फिगर। ये कुछ ऐसे पोर्शन है जो मुझे हार्ड लगते थे, तो मैं इसकी डेली प्रैक्टिस करता था। अब सर वाटर इमेज, मिरर इमेज की तो प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तो ये जो 4 टॉपिक थे मैं करता था, और डेली बस आधा घंटा या 1 घंटा। जैसे अब मेंस में भी आने लगा है, तो अब मैं कहूंगा कि अब स्टूडेंट को 1 घंटा देना चाहिए डेली रीजनिंग को। ठीक है, तो मतलब ऐसा आपका कहना है कि अगर हम पढ़ रहे हैं कहीं से तो हम वहां से पढ़े, कंप्लीट करें और बाकी क्वेश्चंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ले तो रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो जिस तरीके से आज का टीसीएस का पैटर्न बदला है, जैसे आपने विक्रमजीत सर से पढ़ा, ठीक है, कंसेप्ट वहां से सीखे आपने, तो क्या लगता है कि एक स्टूडेंट को आज के समय रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ नए पैटर्न पर जहां हम बात करते हैं, जहां टीसीएस का सवाल थोड़ा दारोमदार है, बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है टीसीएस, उस केस में रीजनिंग कोई बच्चा कैसे प्रिपेयर करे अगर उसे 50 में 50 लेके आने? अब तो सर मैं कह रहा हूँ कि पहले तो हम लोग के टाइम मेंस में रीजनिंग नहीं आती थी, अब तो मेंस में रीजनिंग आने लगी है। बिल्कुल। तो रीजनिंग का हमें वेटेज समझना चाहिए, और अब रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब मुझे लगता है कि सर रीजनिंग को सबसे पहले आपको अच्छे टीचर से सारा सिलेबस, सारा जो है कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, फिर उस क्वेश्चन जो देते हैं वो उसको 2 बार लगाने चाहिए आपको, और फिर जो मैंने जो 3-4 टॉपिक बताए उसको आपको डेली मतलब करते रहना चाहिए। और कहीं कहीं सर किसी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सर क्विजेस मिलते हैं, तो क्विजेस लगाते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको मतलब हैबिट में रहोगे क्वेश्चन जल्दी लगाने के, क्योंकि हमें जिससे मेरी स्पीड बनी रहे कि स्पीड बनी रहे। अब तो ऐसा भी है कि हम सेक्शनल मॉक का भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा सिर्फ ये सोचे कि पिछले 2 साल में जितने भी रीजनिंग के सेट हुए हैं, तो अगर हम सेट वाइज प्रैक्टिस करना चाहें तो सेट वाइज भी प्रैक्टिस करके रीजनिंग को सुधार सकते हैं। हाँ सर। जैसे आज के टाइम पे मेरा ये मानना है कि देखिए, जब आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो गई है ना, तो कभी ऐसा मत सोचिए कि मेरे को रीजनिंग आती है। बिल्कुल आती है, 100% आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 50 में 50 आप स्कोर कर सकते हैं। सारे पेपर में कर सकते हैं, हर टेस्ट में कर सकते हैं। बस आपको रीजनिंग में इतना करने की आवश्यकता है कि एक बहुत अच्छे एजुकेटर को आप क्लासेस ज्वाइन करिए। वो आपकी इच्छा है। जैसे मैं मैथ्स में कभी नहीं कहता कि मेरे से ही पढ़ने की जरूरत है, आपका कॉल है। जहां से आपको बेहतर समझ में आता है, जिनके क्लासेस आपको अच्छे लगते हैं, वहां से पढ़िए। यूट्यूब से, एप्लीकेशन से, कहीं से भी जो भी किताब आपको अच्छी लगती है आप उससे पढ़िए, ठीक है। लेकिन इतना होना चाहिए कि सिलेबस आपका ईमानदारी से कंप्लीट हो, और उसके बाद आप सेट वाइज प्रैक्टिस करो। मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट कॉल है, क्योंकि सेट वाइज से क्या होता है ना, स्पीड सुधरती है। वो मैंने देखा है। जो रीजनिंग को आप 18 मिनट में, 20 मिनट में खत्म करते हो, उस रीजनिंग को आप 12 मिनट तक लेकर आ सकते हो अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। यस सर। क्योंकि हमें टाइम ही कम करना पड़ता है। कहीं रीजनिंग से सभी स्कोर कर लेगा, लेकिन कौन कितना कम टाइम लगाता है, ये वो इम्पोर्टेंट है। सीरीज पकड़ में कैसे आए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो लिमिटेड प्रैक्टिस कर रहे हैं सीरीज की, मतलब 20 प्रैक्टिस कर लिया, 30 टाइप प्रैक्टिस कर लिए, पता चला 31वां टाइप पूछ दिया सीरीज में, वो नहीं फंसा। तो यहाँ ऐसा गेम है ना कि जितने ज्यादा सवाल लगाएं प्रैक्टिस के, उतना बेहतर आ गया। ठीक है, चलिए रीजनिंग की बात यहीं वाइंड अप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताइए इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? इंग्लिश में मैं कहूँगा सर, जैसे बहुत पॉपुलर बुक है नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 सर, वो बेस्ट बुक है। आपको सबसे पहले मैंने क्या किया सर, उसको मैंने 3-4 बार पढ़ डाले। ठीक है। तो मैंने उसके पूरा पढ़े कॉन्सेप्ट, और जो लास्ट में क्वेश्चन होते हैं मैंने सारा कर लिया। उसके बाद जो कुछ डाउट होते हैं सर, वो गुरुकुल में आते थे उस टाइम प्रशांत सर, तो मैंने उनसे सारे डाउट जो होते थे वो मैंने उनसे क्लियर कर लिए। फिर प्रशांत सर ने मतलब बताई थी कि वो कैब के लिए ऑनलाइन मेंटर आती है, तो मैंने वो कैब थी, वो ऑनलाइन मेंटर सर आती है। अब तो मतलब उस टाइम पीडीएफ आती थी, अब तो बुक आने लगी है। बुक आने लगी है। तो मैंने पूरे वो कैब जो थे मैंने पूरे ऑनलाइन मेंटर पूरे कर डाले। और सर मैं बता दूं, जो वो कैब में जो बच्चों को दिक्कत होती है कि स्टार्टिंग में आपको 10-20 याद करने में दिक्कत होती है। मुझे भी दिक्कत होती थी कि स्टार्टिंग के 1 घंटे में मैं
5, 10, 15 याद कर पाता था। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर रेगुलर हम तैयार करते रहे तो अब सर लास्ट में जब मेरा मेन दे रहा 2020 का, तो मेरी उस टाइम इतनी हैबिट हो गई थी कि मैं 1 घंटे में 200-250 वोकैब याद कर ले रहा था, नए वर्ड। क्योंकि सर माइंड इतनी ट्रेन होती रहती है हमारा, जैसे आप स्टार्ट छोटे से ही करिए, लेकिन अगर रेगुलर करते रहते ना तो माइंड सर वो कैपेसिटी उसकी बढ़ती रहती है और वो काफ़ी जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प करना स्टार्ट कर जाता है। फिर मैंने ये किया, और रीडिंग सेक्शन में बता दूं सर, रीडिंग सेक्शन में डेली आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ता था कि जिससे कि मेरी एक इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, तभी मैं क्लोज टेस्ट और अनसीन पैसेज में अच्छा से कर पाऊँ। तो सबसे पहला पार्ट, मैं एक पार्ट में बच्चों का क्वेश्चन मैं उनकी तरफ से आपके लिए रखूंगा। पहला क्वेश्चन जो होता है बच्चों का होता है कि सर वोकैबुलरी के लिए कितना टाइम देना चाहिए और वोकैबुलरी को याद कैसे करना चाहिए, क्या ट्रिक से याद करना चाहिए या रट्टा लगाना चाहिए, और वोकैबुलरी को चलो याद कर भी रहे हैं तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है भूलने की बीमारी है, हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो कैसे लेके चलें, मतलब वोकैब में भी कई सारे सवाल होते हैं। हाँ, तो पहला सवाल, वोकैब कैसे पढ़ें, ईडियम, वन वर्ड और साइन वेंटो मतलब सारे एक साथ लेके चलें या थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, और कितना टाइम दें? मैंने क्या किया सर कि मैं सबसे पहले देखा कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है। मैं देखा सर वन वर्ड और इडियम फ्रेज की सबसे ज्यादा वेटेज है, तो मैंने सबसे पहले वन वर्ड और इडियम फ्रेज उठाया, मतलब सबसे पहले वन वर्ड फिर उसका इडियम फ्रेज, फिर ये जब दोनों हो गए अच्छे से। और ये कहाँ से पढ़ा आपने? सबसे पहले मैंने नीतू सिंह जो उसके पीछे वॉल्यूम 1। हाँ वॉल्यूम 1 सर, ठीक है। फिर उसके बाद ऑनलाइन मेंटर। अच्छा, उसके बाद आपने ऑनलाइन मेंटर से खत्म कर दिया? हाँ सर। ठीक है, ऑनलाइन मेंटर के बारे में बता दे। तो ऑनलाइन मेंटर एक पहले पीडीएफ आती थी 20 रुपए की, अब वो किताब में बदल चुकी है। हाँ, तो ऑनलाइन मेंटर की 3 अलग अलग किताब आते हैं। वन वर्ड का अलग आता है, इडियम फ्रेजेस के अलग आते हैं, और आपके साइन वेंटो के अलग आते हैं। ठीक है, तो उनके इडियम्स और वन वर्ड वो अच्छे हैं। हाँ सर। और साइन वेंटो बहुत मोटा है, मैंने भी देखा है। हाँ, साइन वेंटो मोटा है, बच्चा थक जाएगा मतलब पढ़ते पढ़ते। सर तो एक काम कर सकते हैं ना कि उसमें पूरे एसएससी के पूरे प्रीवियस ईयर दे रखे हैं, जब से मतलब एसएससी जब से क्वेश्चन पूछ रही है, तो जब से टीसीएस जब से आई है 2018 तब से पढ़ के तब से पढ़ ले सर। जब से टीसीएस आई है सर, तो मैं देखा हूँ कि मुश्किल से इतना ही, बहुत छोटा सा है, बहुत थोड़ा सा है, 2018, 19, 20, 21, तो वो कर सकते हैं। क्योंकि जब से टीसीएस आई मैं देख रहा हूँ सर, वो रिपीटेड वो जो अपने सेट में क्वेश्चन पूछ रही है, तो अगर आप 2018 से भी अगर बस कर लेना तो भी आपका हो जाएगा, तो भी काफी है। तो चलिए, ये हो गया आपका वोकैब का। तो वोकैब पढ़ते कैसे थे आप, ट्रिक बना के या फिर ऐसे रट्टा लगा? सर मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिक से ज्यादा कितना ट्रिक बनाएंगे सर। जैसे मैं अगर कहूँ अगर, तो पूरे कम से कम 3 से 4 हजार 5,000 वोकैब होंगी, अब 5,000 ट्रिक कहाँ से बनाएंगे? तो सर मैं क्या करता था, मैं इसमें हम लोग का 3-4 लोग ग्रुप था, और जब हम बनारस में थे तो 9 लोग का हम लोग का ग्रुप था, और मैंने उसमें क्या किया था कि सबको डेली 50-50 वोकैब याद करनी है, और डेली शाम को हम लोग पूछते थे एक दूसरे से, और अगर कोई भूल जाता था तो वो चाय पिलाता था। अच्छा। तो वो उसके लिए चाय न पिलानी पड़े हमें कि, तो हम लोग वोकैब सर याद करते थे। हाँ, और डेली हम लोग ये था कि संडे को, जैसे हफ्ते में 6 दिन हम लोग ने 50-50 करके याद किया, तो 300 याद हुए, और संडे को पूरे 300 का रिवीजन। और अगर संडे को अगर कोई 300 में अगर भूला तो फिर हम लोग को वो समोसा छोला वो खिलाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने काफी किया था। तो जनरली जो हमारा रेशियो रहता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 5:2 रखा करो। 5 दिन पढ़ना है, 2 दिन रिवाइज करना है, तो आपने 6:1 रखा। हाँ सर, कि हम 6 दिन पढ़ेंगे और 1 दिन उसे रिवाइज करेंगे। क्योंकि देखो, नेचुरल फैक्ट है, रिविजन जो होता है वो अल्टीमेट की होता है। अगर आप नहीं रिवाइज करोगे तो भूलोगे ही। और ये सिर्फ वोकैब के साथ नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट के साथ अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए, तो रिवीजन आपने वोकैब किस तरीके से कंप्लीट किया, और बाकी धीरे धीरे अपने वोकैब को स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे। मैं इसमें एक और ऐड करूंगा कि जैसे आप वोकैब है और एक स्टैटिक जीके में भी सर कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे नेशनल पार्क हो गए, म्यूजिशियन हो गए, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, इन्वेंशन हो गए, आप इसमें क्या ही लॉजिक लगाएंगे। तो इसमें भी हम लोग वोकैब और एक टॉपिक स्टैटिक जीके का, ये दोनों ऐड करके हम लोग डेली मतलब सबको टास्क देते थे। अच्छा। हाँ, तो इसी तरह हम लोग सभी का तैयार हो गया। और सर मैं जो 9 लोग ग्रुप था वो सर इनसे बहुत फायदा हुआ, और हम लोग 9 लोग सेलेक्ट हो गए कहीं ना कहीं अच्छी जगह, चाहे रेलवे में, एनटीपीसी में, चाहे सीजीएल, चाहे सीजीएल। बहुत शानदार। तो ऐसा कहा जाता है कि वोकैबुलरी के लिए न्यूज़पेपर को पढ़ने की आवश्यकता है, तो क्या आपने न्यूज़पेपर रीडिंग किया था? सर न्यूज़पेपर में रीडिंग करता था अपनी रीडिंग हैबिट सुधारने के लिए, वोकैब के लिए नहीं। क्योंकि मैं बताऊं सर, जो टीसीएस है वो इतना इनोवेटिव अभी वोकैब नहीं ला रही है, वो जस्ट प्रीवियस में जो क्वेश्चन है सर वही ला रही है। तो हमें अगर प्रीवियस क्वेश्चन भी कर लेना तो सेल्फ इनफ है मतलब। तो आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका क्या था, किस तरीके से आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे? हाँ, मैं बताऊंगा सर कि मेरी जो इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग थी काफी पुअर थी। मैं आपको बताऊं, मैंने यूट्यूब वीडियो देखे थे, तो लोग बताते थे कि आप द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ो। मैंने सर स्टार्ट किया, मैं सर 1 महीने में उसमें 1 लाइन तक मुझे नहीं समझ में, मैं 1 महीने पढ़ता रहा। मैं सर काफी मेहनत करता था, मुझे लगता था एक दिन तो आएगी, एक दिन आएगी। सर मैं 1 महीने तक परेशान रहा, मुझे समझ में नहीं आई। फिर मैंने क्या किया कि फिर मैं सोचा अच्छा नहीं होगा, तो फिर मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया उठाई, फिर उसमें भी नहीं समझ में आई। फिर उसके बाद सर नॉवेल उठाई,
तो नॉवल कुछ कुछ समझ में आई। फिर सर मैंने सोचा कि ऐसे नहीं होगा, मैं काम करता हूँ सर, मैंने क्लास, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं क्लास 7th और 8th की इंग्लिश स्टोरीज की बुक उठाई सर, वहां सर पढ़ते पढ़ते गया। और सर मेरे मोबाइल में अभी भी ऐप है इंग्लिश स्टोरीज करके, उसमें सर जो नहीं होता वंस अपॉन किंग लाइव्ड और डॉग कैट की स्टोरी, वहां से सर मैंने पढ़ते 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 फिर अपनी स्टार्ट किया। अब सर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेता हूँ। अच्छा, अब पढ़ लेते हैं। अब पढ़ लेता हूँ सर। चलिए, तो मतलब रीडिंग सुधारने के लिए अचानक से द हिंदू के एडिटोरियल पे नहीं कूदना है, नहीं चाहिए। थोड़ा सा मतलब कोई बात नहीं, कौन देखने जा रहा है कि शुरुआत कहाँ से की, हाँ सर। अंत तो सब देखते हैं, ठीक है, वाली बात हो जाती है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वोकैब को आपने इस तरीके से प्रिपेयर किया, ग्रामर की पढ़ाई कैसे की आपने? ग्रामर में मैं कहूँगा सर, आप कहीं भी अगर आप पढ़ते हो, सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट से गो थ्रू हो जाओ, रूल जो है एक बार पढ़ डालो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि कई बार होता है सर हम बस रूल 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 और रूल रटते जाते हैं लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं तो करते हैं। बच्चों का भी ये होता है कि सर इतने सारे रूल हो गए, नाउन नाउन में इतने हो गए, प्रोनाउन में इतने रूल हो गए। तो देखो यार बच्चों, मैं आप लोगों को भी हमेशा बात कहता हूँ कि ग्रामर एक तरीके से मैथ्स की तरह है, प्रैक्टिस जितनी करोगे रूल उतने ज्यादा रिकॉल होगा। जैसे ज्योमेट्री है कि आइडेंटिटी रिवाइज तब होते हैं एक तरीके से जब आप कई सारे क्वेश्चन उसके ऊपर लगाते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश का ग्रामर है कि वो रिकॉल तब होंगे जब क्वेश्चन लगाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, अच्छा बच्चों का एक और भी रहता है, सर नाउन लगा रहे हैं तो एरर लग जाएगा, प्रोनाउन लगा रहे हैं तो लग जाएगा, सर मिक्स जब आ जाता है ना, पता ही नहीं चलता किसका एरर है। एक्चुअली क्या होता है, स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होती है। मुझे सर मेरी माँ ने जब थी तो उन्होंने एक बात बताई थी कि जब बेटा आप साइकिल चलाना सीखते हो ना सर, पहली बार में कोई साइकिल नहीं चलाता, पहले सर हम लोग उसको ले कैसे टहलाते हैं, फिर उसके बाद कैची चलाते हैं, उसमें भी गिरते हैं, फिर सर उसके पे हम लोग उस पे आते हैं, सीट पे बैठना, फिर उसमें भी कितनी बार गिरते हैं, लेकिन सर साइकिल चलाना फिर मतलब 6 महीने 1 साल में सीख जाते हैं। सर इसी तरह पढ़ाई भी है, आपको शुरू में बहुत दिक्कत होगी, आपको लगेगा कि नाउन पढ़ेंगे तो प्रोनाउन भूल जाएंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे तो आर्टिकल भूल जाएंगे, लेकिन आप जब करते करते रहोगे ना सर, फिर एक समय आएगा जब आपको सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे और क्वेश्चन लगाओगे, क्वेश्चन भी आपको बड़े प्यार से लगेंगे। चलिए, इसके बाद बात करते हैं जीएस सब्जेक्ट के बारे में। चलो जीएस पे आते हैं अभी, सबसे पहले मैथ्स के बारे में। चलिए बताइए, मैथ्स की तैयारी आपने कैसे किया था? मैंने सर मैथ का मैंने काम किया कि जो सारे टॉपिक है मैंने एक जगह से लिख लिए, और फिर उस टाइम गुरुकुल में राम सर आते थे तो उन्होंने मतलब सारे टॉपिक पढ़ा दिए, तो मतलब 60% सारे टॉपिक हो चुके थे। फिर मैं 60% वहाँ से टॉपिक हो गया, फिर उसके बाद आप सर जब पढ़ाते थे तो जो बचा था 30% मैंने वहां से पढ़ लिया आपसे, कुछ टॉपिक रह जाते हैं। तो फिर मैं जब वापस कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई था तो इसलिए मुझे गुरुकुल छोड़ना पड़ा, तो फिर मैं वापस जब घर गया तो वहीं पास में लाइब्रेरी ज्वाइन की, और जो टॉपिक जो लेफ्ट आउट थे उसको मैंने आपके यूट्यूब से देखा और किया, और फिर आपका उस टाइम यूडी बैच आया था सर, तो मैंने उस यूडी बैच को सारा जल्दी से 2x में लगा के जो मेरे ज्योमेट्री हो गया सर, मेंसुरेशन हो गया, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा, ये सब जो टॉपिक थे इसको मैं सर 2x में जल्दी लगा के देखा, टाइम कम थे, और फिर सर जो आपका जो पीडीएफ था उसको मैं सर 2 बार लगाया पूरा। फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2018 के से लेके जो तीसरे जब से आ रही तब लगा, फिर मॉक टेस्ट सीधे। चलिए, बहुत अच्छा। तो मतलब हालांकि रितेश के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो रितेश को मैं बहुत क्लोज तरीके से जानता हूं, ठीक है। कारण यह है कि देखो गुरुकुल में कई सारे स्टूडेंट आते थे जिनको मैं पढ़ाता था, पहले तो मैंने वोकैब पढ़ाना शुरू किया था गुरुकुल में, ठीक है। मेरी जर्नी बहुत लोग नहीं जानते हैं, कहते हैं मैं बता दूं थोड़ी जर्नी आपकी कि देखिए जब मैं आया था वहाँ 2019 में गुरुकुल में, 2019 लास्ट में आया था, तो सर उस टाइम डाउट थे, टीचर थे और ये वोकैब पढ़ाते थे, वोकैब भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे सर। मुझे याद है कि आप ब्लैक बोर्ड पे मतलब सारे रात में ही सारे वर्ड आप याद करते थे, और पूरी रात में पूरे ब्लैक बोर्ड पे जब लोग सोते थे तो आप पूरा वर्ड लिख देते थे। फिर सुबह उठ के हम लोग देखते थे अरे कौन लिखा, तो अच्छा वो भैया आदित्य भैया लिखे, हम लोग फिर वर्ड को सर पूरा पढ़ते थे, वो वर्ड बहुत अच्छे जो होते थे, इंपॉर्टेंट वर्ड। फिर आप लोग आप सर हम लोग को वहीं वोकैब याद कराते थे, कैसे इसका याद करना है, कैसे इमेजिनेशन करना है, कैसे वर्ड है। फिर आप वहां से हम लोग वोकैब कराते। फिर जो मैथ का जो होता है सर, आप मैथ के जो कुछ आपके पास ट्रिक ऐसे थे जो मैंने देखा सर कि क्वेश्चन में पहले 2 मिनट लेता था सॉल्व करने में, आपने कुछ ऐसे ट्रिक बताए थे जो मैं 30 सेकंड में करने लगा। तो वहां से कुछ चीजें मैंने देखा सर कि अपने कॉपी मैंने अलग से बना लिए थे कि आदित्य भैया का ये है, ये चीजें हैं और कर लो, इससे अच्छे से हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं बताऊं कि फिर आपने एक बात और है सर कि जैसे हम लोग जो अपने यूपी से आते हैं तो हम लोग के बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं सर, हम लोग को ये नहीं समझ में आता कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, और फिर सर क्वेश्चन पूछने में भी हम लोग को डर लगता है। क्लास में मैं बता दूं सर, मैं तो मतलब कितना डरता था कि अगर सर पढ़ा रहे, अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आई तो मुझे हाथ खड़े करने में डर लगता था कि कहीं सब बच्चे क्या ना सोचें। तो फिर जब क्लास ओवर होती थी तो मैं आपसे पर्सनल आपके रूम में जाके मैं पूछता था, और आप उस टाइम गुरुकुल में रहते थे तो आपके पर्सनल में जाता था, रूम में बताता, आप सब कितने बिजी रहते थे, फिर भी आप जाके मुझे डाउट बताते थे कि अच्छा ये देखो रितेश ऐसे हुआ, ये हुआ। तो वहां से फिर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ, और आप सर धीरे करते करते आप। अच्छा, देखो असल में गुरुकुल में कई सारे बच्चे आते हैं और उसमें रितेश खास क्यों बन जाते हैं, क्योंकि रितेश के अंदर एक स्पार्क था, एक आग था कि मुझे आगे बढ़ना है।
और मैं जब क्लासेस ले रहा होता था ना, तो ऐसा होता था कि मुझे दिखता था, क्योंकि मैं खुद की भी तैयारी उस समय थोड़ी थोड़ी कर रहा था और साथ के साथ में बच्चों के डाउट भी लेना, क्लासेस भी लेना, क्वेश्चंस भी सॉल्व करना, तभी से मेरी आदत हैबिचुएटेड में हो चुका था, क्योंकि मुझे एक तरफ अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी देखना था और साथ के साथ मुझे अपनी तैयारी भी करनी थी। तो रितेश के अंदर बड़ा वो आग रहता था कि यार आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। कई बार ऐसा होगा कि वहां आधे घंटे के घंटे हमारा कन्वर्सेशन में निकल जाएगा, जहां पर हाईली नेगेटिव होके आएंगे ये और हाईली पॉजिटिव होके जाएंगे। ठीक है, जब मैं गुरुकुल छोड़ के उसके बाद में अपना फ्लैट लेके भी रहने लगा वहां पर, तब भी ऐसा हुआ, कई कई मोमेंट्स हमारे ऐसे हुए कि जहां पर एक एक घंटा मैं रितेश को समझा रहा हूँ, छत पे बुला के, रूम में बुला के, बिठा के प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो वो बड़ा अच्छा लगता था यार, हमारा कन्वर्सेशन भी हो गया, क्योंकि मैं बच्चों से शुरू से जुड़ा हूँ। हाँ सर। आज भी मैं जुड़ा हूँ, बात करना, समझाना, समझना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि कई बार गाइडेंस जो है वो पढ़ाने के लिए उन्हें नहीं चाहिए होती, कई बार पर्सनल गाइडेंस की भी बहुत जरूरत पड़ती है, जो इंसान को आगे बढ़ने में बहुत प्रेरणा देता है। और ठीक है। पता है, मैं एक बात और ऐड करूंगा सर कि जो भी एसएससी में जो भी बच्चा आता है सर, देखिए वो कहीं रिच क्लास से नहीं आता है, वो हम्बल बैकग्राउंड के होते हैं, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होते हैं, लोअर क्लास से होते हैं। तो कभी ना कभी आपको तैयारी के दौरान आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। अगर नहीं आ रही तो अच्छी बात है सर, अगर कभी आई तो हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि मैंने जिस सर को देखा है आपको सर कि मतलब जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो आपने मतलब इसका रोना नहीं रोया कि मैं तैयारी छोड़ दूँ या जो आप ट्यूशन पढ़ाने स्टार्ट किए, फिर गुरुकुल पढ़ाने स्टार्ट किए, फिर उसके साथ पढ़ाते पढ़ाते फिर आपने भी पढ़ाया। तो यही सर जब मुझे भी फाइनेंस प्रॉब्लम आई तो मैं भी सर ट्यूशन पढ़ाने स्टार्ट किया, बच्चों को कोचिंग देता था। तो वहाँ से मतलब सर चीज़ें कि आप जो आपके प्रॉब्लम है वो किसी को रो के या अपना दुखड़ा रो के आप कुछ में कुछ गेन नहीं कर पाओगे। आप एफर्ट करो, काम करो, कुछ पैसे गेन करो और फिर अपनी पढ़ाई में उसको लगाओ, पढ़ाई करो। बिल्कुल, जिंदगी में इसी उसूल के साथ मैंने काम किया है। ठीक है, और जो भी किया ईमानदारी से किया है, पढ़ाया बच्चों को अच्छे से, और आज यही है कारण कि रितेश के लिए मैं भैया भी हूँ और एक सर भी हूँ। मैं तो भैया ही बोलता हूँ, मैं सर तो मुझे चलो, तो मैथ्स की तैयारी यहाँ से हो गई एक तरीके से रितेश की, और बाकी जो वीओडी क्लासेस हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँ, आपका डाउट होगा तो। मैथ्स का मेरा एक ऐसा रिकॉर्डेड बैच है जिसके बारे में मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है। मैं हमेशा कहता हूँ किसी को कोई भी बैच, अगर किसी को किसी भी तरह का किसी भी एग्जाम का कोई भी तैयारी करना हो, और अगर आपके अंदर जज्बा है कि आप 3 महीने 4 महीने में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप रिकॉर्डेड बैच लेकर उसे आप ही की तरह 2x स्पीड पर देकर खत्म कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में मैंने बता रखा है, तो वहां से आपको काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी। मैं बताऊंगा सर, अभी ग्रुप में जब बनारस पढ़ता था लाइब्रेरी में, तो वहाँ हम लोग लाइब्रेरी में सर, बनारस में सर क्या होता है कि कोई सीजल सोचता ही नहीं है वहाँ सर, एमटीएस या ग्रुप डी यही सोचते हैं। तो अभी सर ग्रुप डी का सर एग्जाम था, बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हुआ, तो सब बहुत खुश थे। तो मैंने इसी में बैठा था, तो मैंने उनको बताया कि आप लोग सीजल करो। तो उनका पहला ही डाउट था कि भैया कैसे होगा, मैथ कैसे होगा। मैंने आपका जो वीडियो बेस्ट था मैंने उनको बताया, और सर एक लड़का है मेरा दोस्त है सर, हम लोग 9 लोग जो ग्रुप है उसमें है, वो सर आपका बेस्ट है सर, ग्रुप डी का लड़का सर। 2 महीने में सर उसने मतलब इतना अच्छा पढ़ा, आपका पूरा बैच लेके, और जो जो आप बताते जो शीट करके सर, उसके इस बार मतलब मैथ में सर 42 नंबर है 50 में सर। चलिए, और बहुत अच्छा उसका मतलब एफर्ट है। और मतलब मैं बताऊंगा सर कि जो बनारस जैसे जो हम लोग सर जो दिल्ली नहीं आ सकते, वो अगर आपका वीओडी बैच लेके अपने घर पे अगर पढ़ें, और जो आप शीट दिए उसको अगर 2 बार पूरा लगा जाए ईमानदारी से, तो मुझे लगता है कि उनका मतलब सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो वीओडी बैच अगर आपको लेना है तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से मिल जाएगा। और इंक्वायरी नंबर है हमारा 8506003399, इससे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं जीके जीएस के बारे में। जीके जीएस का जो फैक्टर है ना, मैं आपके सामने सारी बातें रखता हूँ। पहला करंट अफेयर है, दूसरा स्टैटिक है, और तीसरा सब्जेक्ट है। आज के समय बच्चे को ऐसा लगता है कि कुछ वन लाइनर पढ़ने से हमारा भला हो जाएगा। उन बच्चों की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जो 2-3 महीने पहले से तैयारी शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत कहीं कहीं किसी किसी का वन लाइनर पढ़ लिया हो जाएगा। तो क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि ऐसे जीके जीएस का नैया पार हो सकता है, या एक डेडिकेटेड वे में तैयारी करने की जरूरत है, हर किसी को सेगमेंट वाइज बांट के उन सेगमेंट्स की तैयारी करने की जरूरत है? क्या लगता है आपको? सर देखिए, डेडिकेटेड तैयारी तो करनी चाहिए सर, क्योंकि बिना अगर आप ऐसे हैब्जार तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें कुछ नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं कि जीके को मैंने प्रायोरिटाइज कर रखा था 4 सब्जेक्ट में। सबसे पहले स्टैटिक जीके, दूसरा करंट अफेयर, तीसरा हिस्ट्री, और चौथा पॉलिटी। मैं देखता था सर पेपर में इसी 4 टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते थे। तो स्टैटिक जीके के लिए मैंने टेलीग्राम पे गया, वहाँ द पंडित का एक है पूरा पीडीएफ है सर, वहाँ मैंने उसको लिया, प्रिंट आउट कराया, और सर वहीं अपने ग्रुप में हम लोग डेली देते थे, उसको कंप्लीट कर लिया। करंट अफेयर का सर एग्जाम से 1 महीना पहले आप बस यूट्यूब पे जाइए और बस डाल दीजिए कोई भी मंथली का, जनवरी करंट अफेयर मंथली कंपिलेशन, तो जो भी वीडियो आएगी उसको देख लीजिए, पूरा अच्छे से हो जाएगा। और एक स्पीडी बुक आती है सर रेलवे कॉलों के लिए, ब्लू कलर का होता है, वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। और हिस्ट्री पॉलिटी आप
एक बार कहीं अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन सर आजकल एसएससी में आ रहे हैं वो पहले की तरह वन लाइनर नहीं आ रहे हैं कि पानीपत का युद्ध कब हुआ या अब सर काफी डीप आते हैं। तो एक बार आपको हिस्ट्री पॉलिटिक्स थोड़ा सा डीप पढ़ने की जरूरत है। तो मतलब वहाँ थोड़ा सा डेप्थ जाने की जरूरत है। और इवेंट्स को रिकॉल कैसे करें, मतलब कई सारी घटनाएं हैं उसके अंदर, कई सारे बायोलॉजी में जैसे विटामिन की डेफिशिएंसी के काफी सवाल बन जाते हैं, तो आप उन्हें रिकॉल कैसे करते थे? मैं क्या करता था सर, जैसे विटामिन हैं, तो मैंने सर एक A4 शीट में मैंने विटामिन, उनके जो उनके नाम है, साइंटिफिक नेम और डिफिशियंसी, उनके सोर्सेज मैंने एक जगह लिख के रख लिया। और फिर डेली जब सुबह आता था तो उसको मैं डेली पढ़ता था, डेली मतलब मैं उसको रिवाइज करता था। फिर इसी तरह हिस्ट्री में जैसे डेट हो गई, मुझे सर मैं आपको बताऊं, मेरे एक नोट्स हैं, उसमें मैंने पूरे डेट वाइज जो इवेंट हुए हैं, कौन कौन से वार हुए हैं, कब बैटल हुआ है, कौन राजा कब आया, कब उसने कहाँ आक्रमण किया, पूरा डेट वाइज मैंने लिख रखा है सर। 3 पेज का है, ज्यादा नहीं होगा। अब डेली का सुबह उसको देखिए सर, सुबह उठने से पहले, मतलब सुबह उठने के बाद आप उसको देखिए। आपको जब डेली कोई चीज़ अगर हम देखते रहते हैं ना सर, तो वो हमें हमेशा दिमाग मतलब रहती हैं, मतलब अब जब आपका सब कॉन्फिडेंस माइंड में वो बैठ जाती हैं, तो वो आपको जब एग्जाम टाइम में जब प्रेशर रहेगा ना, तो वही सब कॉन्फिडेंस माइंड में जो बैठा रहता है वो तुरंत आएगा आपके। तो मुझे लगता है कि डेली उसको रिवाइज करना चाहिए। ये बताइए, करंट अफेयर जो है वो लास्ट कितने मंथ का प्रिपेयर करके जाना चाहिए? हम लोग के टाइम 2020 में तो सीजीएल 6 महीने का पूछती थी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ सर जो पेपर आ रहे हैं वो 1 साल का पूछ रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा अगर 2-3 नंबर 4 नंबर ज्यादा लाना है जीएस में, तो आपको 1 साल करना पड़ेगा, वरना 6 महीने से इनफ है, मतलब हाँ, 6 महीने इनफ है। ठीक है। किताब में बाकी आपने बताया स्पीडी, तो स्पीडी हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है सर? दोनों में आती है। हाँ सर, दोनों बच्चा पढ़ सकता है। हाँ, पहले हिंदी में भी आती थी, अब इंग्लिश में भी आने लगी है, तो दोनों में अब आती है। चलिए, दोनों से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। वहां से आप कवर अप कर सकते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा रह गया था, वो था कैलकुलेशन के बारे में। तो आपने कैलकुलेशन कैसे सुधारा? कैलकुलेशन से मैं देख रहा हूँ जब से टीसीएस आई है तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछ रही है। तो मैं कहूँगा कि हम लोग एस्पिरेंट्स को, ऐसे सीजल को थोड़ा कैलकुलेशन पे एक्स्ट्रा आधा घंटा देना चाहिए। तो आपको 20 तक टेबल, 30 तक क्यूब और 50 तक स्क्वायर, ये याद होनी चाहिए। और स्क्वायर के भी ट्रिक आते हैं सर, जो आप मतलब 150 तक स्क्वायर आप तुरंत निकाल सकते हैं, वो यूट्यूब पे वीडियो है सर। तो मैं क्या करता था कि एक मैथ्स ट्रिक करके एक ऐप है, उसमें डेली मैं 15, जब मुझे टाइम मिलता था, जैसे मैं 1 घंटा पढ़ा, फिर 5 मिनट उस पर कैलकुलेशन के क्विज दे दिया, फिर 1-2 घंटा पढ़ा, फिर मैंने 5 मिनट उस पर क्विज दे दिया। तो मतलब ऐसे मैं पार्ट बाई पार्ट मतलब 4-5 क्विज डेली देता था, कि मेरी कैलकुलेशन स्पीड हमेशा, मतलब स्पीड बहुत अच्छी रहे मेरी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं आपके कहने के तुरंत बाद एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन सदियों तक उस एप्लीकेशन को मोबाइल में रखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए क्या होता है कि मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ कि जो एसएससी में सिलेबस इतना ही है, सेम बुक है सर, कोई भी आता है टॉपर, कोई भी टीचर, सर वही सेम बुक बताते हैं और सेम चीज। लेकिन जो कांस्टेंट तैयारी जो करता रहता है, कांस्टेंट मतलब एक चीज को पकड़ के उस पर डेली अगर मेहनत करे, वही सिलेक्ट होता है सर। तो अगर हम, ये गलती मैंने बीटेक में करके देख चुका था कि अगर आप कभी, मैं पढ़ता था कभी नहीं पढ़ता था, कभी पढ़ता था कभी नहीं, इस वजह से मैं प्लेसमेंट उतना अच्छी जगह हुआ नहीं। तो इसलिए मैं सीजन में जब आया तो मैंने एक ही चीज पकड़ी, लेकिन उसको मैं कांस्टेंट उस पर लगा रहा। चलिए, तो मतलब ये है कि बहुत ज्यादा सोर्सेस को नहीं लेना है, नहीं, जो है उस पे आपको पता है कि आपके आसपास ही सारे सोर्सेस हैं, इन्हीं को करने से हो जाएगा। बस डेडिकेशन में सारे के सारे उन्हीं सोर्सेस को फॉलो करें और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें, तो सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ तक तो प्री में है। तो प्री में जब आपने पहली बार मॉक दिया था तो कितना स्कोर आया था, और उसके बाद कब से मॉक देना आपने शुरू किया? बच्चों का ये भी डाउट रहता है, स्पेशली मैं ऑफलाइन में बात करूं कि सर हम मॉक टेस्ट कब से देना शुरू करें, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब मैं बताता हूँ सर, जब आपका सिलेबस 60 to 70% कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मॉक टेस्ट होता है सर स्पीड बढ़ाने के लिए। अब जब आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, तो आप मतलब आप तो क्वेश्चन आएगा तो आप समझेंगे कि किसका है, कि पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो सबसे पहले 60-70% कोर्स कंप्लीट करिए, फिर हफ्ते में एक मॉक दीजिए। और मैं जब पहला टेस्ट दिया तो मुझे आज तक याद है सर, मेरे उसमें 51 नंबर आए थे। तो जब आया 51 नंबर तो मुझे लगा कि हो पाएगा नहीं होगा, सेल्फ डाउट कि जब आदमी सर, जब तैयारी नहीं होती सर, कॉन्फिडेंस नहीं होता उस टाइम, तो हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अभी 51 नंबर लाए, और उस टाइम टॉपर का मैं देखता था सर, उनके वो बोलते थे कि 150 तो एटलीस्ट लाना है प्री में। मैं सोचता था कि आज 51 नंबर है तो यहाँ से 150 तक कैसे जाऊंगा, कैसे जाओगे? लेकिन फिर वहीं सर की माता जी की बात याद आती है कि साइकिल धीरे धीरे करते 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 आप एक दिन साइकिल चलाना शुरू कर देते हो। इसी तरह अगर धीरे धीरे लगे रहोगे, 51 आए, फिर उसके बाद सर मेरे 62 आए, 73, मुझे सर खुदा याद है कि सर 70, फिर ऐसे करते करते सर मैं 100 तक रूप में चला गया। लेकिन सर एक बार बताता हूँ आपको, मॉक टेस्ट में एक बार एक आता है प्लेक्टिव सर, आपको जब 90 तक पहुंचोगे तो उसके बाद आपको काफी टाइम लगेगा कि 90 से 100 सैचुरेशन पॉइंट, फिर वहां काफी मुझे टाइम लगा कि 90 से 100 मतलब मार्क्स अटक गए थे। फिर जब वहां से गया तो 120-125 में मार्क्स अटक गया। काफी मैं समझ नहीं आता ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जब मेरे जो दोस्त थे, तो उस सैचुरेशन पॉइंट से ओवरकम कैसे किया?
मैंने सर उस टाइम मैं तो काफ़ी परेशान हो गया था जब मेरे 120 125 पे सर मैं काफ़ी दिन तक रुका रहा और मैं सारा कुछ कर लिया, मैं लगा रिवीजन भी कर लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लिए, सब कुछ कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ा ली, लेकिन फिर भी मैं क्यों रुक रहा हूँ। तो फिर मैंने जब देखा कि मैं कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है, कुछ ऐसी टाइप है जहाँ मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, तो फिर मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया था। आपने मुझे बताया कि ये चाहिए जो टॉपिक है, जहाँ तुम वो देखो उस वीडियो में, आपकी जो वीडियो थी मैंने उस टॉपिक को देखा वहाँ से, तो जो मेरे क्वेश्चन जो मैं वहीं 2 मिनट लगा था तो पहले वहीं 30 सेकंड में करना स्टार्ट किया, तो वहाँ से सर मैं कुछ कुछ बताता हूँ। और एक बात और बताता हूँ कि जब आप लगे रहिए, आपके भी 125 मिनट आ रहे हैं, 5 या 10 मॉक तक आएंगे, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक नंबर सीधे 140 जाएगा, सीधे 140 जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो में आप लोग को कि देखिए 2 सैचुरेशन पॉइंट होता है, एक 90 नंबर पर, 120 नंबर पे, ठीक है। आपको 90 नंबर तक आने में ज्यादा कष्ट नहीं होगा, बहुत तेजी में भाग के आएंगे आप, पढ़ते जाएंगे नंबर भागेगा। फिर 90 से आपके 110 तक मार्क्स ऐसे रुकेंगे ना, मतलब 90 से 100 के बीच में, कि बढ़ ही नहीं रहे, कोशिश कर रहा है बढ़ ही नहीं रहा है, वहां पर रिविजन की आवश्यकता पड़ती है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है, फिर मार्क्स आपके आएंगे। बहुत बार ऐसा होगा 120 130 के बीच में स्कोर रुक जाएगा, काफी सारी चीजों को आप करते तो रहेंगे लेकिन ऐसा लगेगा मार्क्स ही नहीं बढ़ रहा है। उस केस में मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैंने खुद अप्लाई किया और कई सारे एस्पिरेंट्स के अंदर भी देखा है, कि आप हमेशा ये एनालाइज किया करो कि वो 120 से 130 रहने का वजह क्या है, किन टॉपिक्स में गलतियां हो रही हैं, मैथ्स का कौन कौन सा पोर्शन है जो बार बार आपका गलत हो रहा है, और उनके अप्रोच कैसे हैं, ये बहुत मायने रखते हैं। आपको बार बार दिख रहा है कि आपके पिरामिड के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और अगर आप उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो आपके मार्क्स कभी नहीं बढ़ेंगे, यानी आपको उस पर काम करने की जरूरत है। तो 120 से ऊपर स्कोर तब भागता है जब हम अपने वीक पॉइंट्स पर काम कर रहे होते हैं और अप्रोच को सुधारते हैं। और तो ये 2 फैक्टर है। ये कहूंगा सर, हम लोग जो एस्पिरेंट होते हैं उनके दिमाग में ये भरा होता है कि बस मॉक टेस्ट देना, लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते, एग्जैक्टली। हाँ, मैं देखा सर हमारे जो कुछ दोस्त थे जो सीनियर थे, वो एक मॉक टेस्ट दिए, बिना उसका एनालिसिस किए वो दूसरे मॉक ले जाते थे, फिर वो उसको दिए, फिर बिना उसका एनालिसिस के तीसरे मॉक पे। तो ऐसे तो गलती पे काम ही नहीं कर पाए। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आज मेरी गलती हो रही है, फिर मैं दूसरे में उसी गलतियों के साथ बैठ रहा हूँ, फिर अगर जो क्वेश्चन वहां गलत हुआ वो यहाँ भी गलत होगा, तो हमने तो कुछ सीखा ही नहीं। तो मैं वही कहूँगा, अगर 1 घंटे का मॉक है तो आपको उसका डबल टाइम, मतलब 2 घंटा एनालिसिस करना चाहिए, और आपका जो वीक पॉइंट है फिर उसको वीक पॉइंट को सुधारिए, तब दूसरा मॉक दीजिए। जैसे मुझे याद है कि मेरे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बहुत गलती होती थी, फिर ज्योमेट्री में सब कुछ क्वेश्चन गलत होते थे, फिर पिरामिड और प्रिज्म में सब क्वेश्चन गलत, तो मैंने मॉक देते जब देखा कि यहाँ में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो फिर उस पर जाके मैंने फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक के मैंने कंफर्म 100 क्वेश्चन लगाए, तब जाके फिर स्पीड आई और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, तो फिर आप मॉक नंबर बढ़ेंगे ऐसे धीरे धीरे करके। तो आगे चलिए, यहाँ तक तो आपका प्री का प्रिपरेशन हो गया। मेंस की तैयारी कैसे की, क्योंकि अब तो मेंस का पैटर्न सेम होने वाला है, तो मुझे लगता है आपने मेंस की प्रिपरेशन कैसे की वो बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम ये मतलब आप अगर बच्चों को ये गाइड पाए कि अब नए पैटर्न पर बच्चों को मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। अब तो ठीक है, तो नए पैटर्न के अनुसार हम इस टॉपिक को लेकर चलते हैं। अब तो सर ये बेनिफिट है ना सर, हम लोग के टाइम क्या होता था कि प्री का पैटर्न अलग है, मेंस का पैटर्न अलग, और प्री में जीके और रीजनिंग आएगी और मेंस में नहीं आएगी। अब तो सर जो प्री का पैटर्न है, मतलब जो प्री में आएंगे वही मेंस में आएंगे, तो आपको तो प्री में ही आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए कि जब प्री का एग्जाम जब आपका ओवर हो जाए तो आप 2-4 दिन गैप लेके तुरंत फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन करिए अपने जो भी सारे पढ़ रखा है, फिर तुरंत मॉक टेस्ट पे आइए, मॉक टेस्ट, क्योंकि और फिर अगर आपका जो फिर आपको खुद मॉक टेस्ट देते देते आपको वीक पॉइंट पता चलते रहेंगे, आप लोग वीक पॉइंट को इंप्रूव करते रहिए। चलिए, यानी अगर हम आज के समय की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अभी जो नया पैटर्न है ना, उस पर अभी कोई पेपर हुआ नहीं है, तो ये सबके लिए नया होने वाला है। लेकिन जो सीखने वाली बात यहाँ पर है वो ये है कि जो आप प्री में पढ़ रहे हैं आप उसी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करें, तो आप एक बहुत बड़ा एज मिलने वाला है। और मेंस के लिए स्पेशली प्रैक्टिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। मतलब 2 पॉइंट हो गए, एक तो कंसेप्ट सीखिए ताकि वो आपके समय को बचाएंगे, और प्रैक्टिस सीखिए ताकि वो आपके स्पीड को बढ़ाएंगे। ये 2 फैक्टर हैं आपके मेंस के लिए। ठीक है, इतना मुझे लगता है कि अगर आज के टाइम पर कोई एस्पिरेंट करे तो मोर देन इनफ है सर। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी जो थी वो सारी बातें पढ़ाई से रिलेटेड थी। थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जान लेते हैं रितेश के। पर्सनल से थोड़ा सा ये मुस्कुरा रहे हैं, तो रितेश एक चीज हम पूछेंगे, क्योंकि आप बीटेक के लड़के हो, ठीक है, और जिस तरह का आपका एज है और जो समय है, तो कई सारे दोस्त बने होंगे, तो कोई स्पेशल वन रहा आपके लाइफ में? सबका होता है सर, मेरा भी में, और वो चीज़ें उस एज में सर वो होना भी चाहिए भी। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में कई सर जो आपके पार्ट हैं, उस हर पार्ट को आपको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, हर फेज का आपको जीना चाहिए। तो वो जो फेज था सर वो भी काफी अच्छा होता है। तो मैं तो कहूँगा कि सर जो था अच्छा हुआ, जो था। अब जो था मतलब अभी अभी क्या सीन है, मतलब ये थोड़ा क्लियर करो एक बार यार। कि सर जो मतलब उस टाइम थी तो वो अब नहीं है। तो असल में रितेश की एक महिला मित्र थी, ठीक है, काफी अच्छे जो है वो
बातें रहीं और रिश्ता रहा, लेकिन मैं रितेश को जानता हूँ। हालांकि जब मैं गुरुकुल में था तो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, मतलब हद से ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो थोड़े से लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए जिस तरीके से नॉर्मल रिलेशनशिप में होते हैं। लेकिन इसमें रितेश के अंदर जो सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा महत्व दी, उनकी बातों को सबसे ज़्यादा फोकस में लेकर आए। क्योंकि एक बार ऐसा भी हुआ कि मुझे लगता है छत पर हमारी काफ़ी देर बात भी हो रही थी, मेरे छत पे ही थे, 1 डेढ़ घंटे। मैंने काफ़ी ज़्यादा समझाया भी था यहाँ पर कि मेन मकसद है क्या, मतलब ठीक है, मतलब या तो आप डिसाइड करो लाइफ में कि इधर जाना है, या फिर एक फैमिली है जो पीछे आपका राह देख रही है, ठीक है, जो खून पसीने से पापा कमा के आपको यहाँ भेज रहे हैं। आपके एक एक घंटे, एक सेकंड की कीमत जो है उनके खून की कमाई से आ रही है यहाँ पे, ठीक है, उनके पसीने बहे हैं तो आपके पास अकाउंट में ये बैलेंस आया है। तो या तो आप उसके लिए जो है एक कर्ज है जो आपको अदा करनी है और आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल होने देनी है, तो आप उसके ऊपर फोकस करो। धीरे धीरे वक्त लगा हालांकि, ठीक है, लेकिन लड़का हमारा सही ट्रैक पर आ गया, ठीक है। वक्त लगता है सर, और पता है। ऐसा झंडे गाड़े इतिहास ने कि उधर भी पछतावा हो रहा होगा कि हमने एक, ठीक है, पार्टनर को नहीं खोया, एक ऑल इंडिया रैंक 128 को खोया है, ठीक है। फोन आता है रितेश? अब आता है सर। अब आता है, क्या अब बोलते हो? याद नहीं तो है? हालचाल होती है थोड़ा। चलो, तो रितेश की हालांकि अभी दूसरी एक मैडम और है, ठीक है, और उनसे अब काफी अच्छे रिलेशंस हैं रितेश के, और अब शादी भी होने से होने वाली है। हाँ सर। हाँ। कि अब सर क्या होता है कि हम लोग के सर, जब भी मैं आपको बता दूं, लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आएगी, लाइफ में प्रॉब्लम आती रहेंगी, लेकिन आपको उसको फेस करना रहेगा। हाँ। मैं आपको जैसे अपना बता दूं सर, पहले मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मतलब जस्ट जब रिकवर मतलब होने लगी धीरे धीरे, तो पर्सनल प्रॉब्लम, अच्छा। पर्सनल प्रॉब्लम से काफी जब मैं रिकवर होने लगा धीरे धीरे, तो फिर कैरियर प्रॉब्लम, मतलब कि वही मॉक टेस्ट नंबर नहीं बढ़ रहे हैं और कब सिलेक्ट होऊंगा। सबके मन में आता है कि कब तक बस मैं मतलब माता पिता के मतलब एक बोझ बना रहूंगा, कब मैं अब अपने पैसे से भी कुछ नहीं कुछ गिफ्ट करूंगा। वो जब हुई सर, तो रिजल्ट आने से पहले 10 दिन पहले माता जी चली गई सर। मतलब प्रॉब्लम तो हमेशा रहेंगी सर। मैं यही कहूँगा कि आप काम बेहतरीन करिए और इतना अच्छे से करिए कि आपके पेरेंट्स को आप पे गर्व हो। मैं बताता हूँ कि जब मेरा रिजल्ट आ गया, अब पापा मेरे गांव में चलते हैं तो बहुत एक शान से चलते हैं, लोग उन्हें सलाम करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वैसे मतलब मेरे पिताजी को इतनी इज्जत मिल रही है सर। और मैं आपको यही कहूँगा कि हर लड़के को यही सोच के पढ़ना चाहिए कि आज वो पढ़ेगा तो कल उसके माता पिता को रिस्पेक्ट मिलेगी। बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब बात हो जाता है कि 2 तरीके से मैं हमेशा कहता हूँ कि आज जो है आप अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप चल रहे हैं रोड पे ना, तो ये कहेंगे यार देखो फलाने का बेटा जा रहा है, ठीक है। वक्त ऐसा लेकर आइए कि जिस दिन आपके पिता रोड पर चले और देख कर ये बोले कि देखो फलाने के पिता जा रहे हैं। वो बड़ा एक, यार देखो थोड़ी सी ही बात है, लेकिन वो थोड़ी सी बात में ना उम्र बदल जाती है, समय लग जाता है और इतिहास आदमी पलट के रख देता है। बड़ा अच्छा लगता है आज, मतलब मैंने रितेश आपके पापा से ही बात की, बहुत अच्छा लगा, बहुत जेन्युइन पर्सन है, और जो गर्व मतलब उनको फील हो रहा था, हाँ सर। अरे हमारा लड़का ऐसे कैसे, अब थोड़ा मजा आ रहा था। तो जो गर्व उन्हें फील हो रहा था, जो प्राउड उन्हें फील हो रहा था ना कि हाँ हाँ हमारा लड़का है एकदम बढ़िया नौकरी सर लेकर मैं आया और बता दूं, बहुत बढ़िया रैंक लेकर आया, ठीक है। तो वो बड़ा अच्छा लगा, मतलब और ठीक सर है। इसमें मैं ऐड करूंगा कि आपके पेरेंट्स तो हैं और आप साथ के साथ आपके ग्रैंड पेरेंट्स। मैं बता दूं सर, जब मेरा सिलेक्शन हुआ, जब मैं अपने दादाजी को बताया, मेरे दादाजी की अवस्था इस टाइम 80 साल की होगी, तो जब मैंने उन्हें बताया कि दादाजी मेरा इस सरकारी नौकरी में गजेटेड अधिकारी के पद पे पोस्ट हुआ है, तो उन्होंने पता है मुझे सर अपनी भाषा में, बनारसी भाषा में उन्होंने बोला कि अरे बचवा तू हमार 2 साल उम्र बढ़ा देला। मतलब इसका मतलब होता है कि अरे बेटा तुम इस ये न्यूज़ देके तुमने मेरा 2 साल उम्र और बढ़ा दी। तो सोचिए कि अगर आप जिस दिन आपकी वजह से आपके ग्रैंड पेरेंट्स की, आपके दादाजी की या दादी जी की अगर उम्र बढ़े सर, मतलब कितना अच्छा लगेगा कि मतलब आप मतलब उनके लिए कितना एक सर जो होता है वो, मतलब यही मैं देखता हूँ कि सर पेरेंट्स और साथ साथ ग्रैंड पेरेंट्स और आपके नाना नानी जो दादा दी से वो बहुत खुश होते हैं सर, बहुत खुश उसी के लिए हम लोग को पढ़ना चाहिए। चलिए, तो रितेश कुछ आखिरी शब्द आप हमारे ऑडियंस को कहना चाहेंगे, ठीक है। और ये हमारे ऑडियंस नहीं है, हमारे चैंपियंस हैं, ये हमारे फ्यूचर इंस्पेक्टर्स हैं। तो आपका जो मैसेज होगा वो हमारे फ्यूचर इंस्पेक्टर्स के लिए होगा, तो एक छोटा सा मैसेज। मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि परेशानियाँ कितनी भी रहें, लेकिन कोशिश करना मत छोड़िएगा, कोशिश बेइंतहा करिए। मतलब लास्ट में आपको रिग्रेट ना हो, मतलब कि कहीं मैंने कोशिश कम तो नहीं कर दी। शीशे के सामने खड़े हो तो आपको लगे कि नहीं यार कोशिश तो बहुत की है। और सर मैं बता दूं, आज हम लोग अकबर और जो लड़ाई हल्दी घाटी में सर युद्ध हुआ था, तो अकबर और महाराणा प्रताप में युद्ध हुआ था, और सर हमारे महाराणा प्रताप सर उस टाइम थोड़ा सा हार गए थे, लेकिन हम लोग फिर भी सर उनको याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एफर्ट कोशिश किया। अकबर के आगे झुके नहीं सर, वो उसकी सेना बहुत बड़ी थी और महाराणा प्रताप से छोटी थी। वो जंगल जंगल घूमे, घास रोटी खाए, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कोशिश किया ना, उस वजह से सर आज हम लोग महाराणा प्रताप को याद करते हैं। और मैं यही कहूँगा
कि अपने जो भी मेरे हैं साथी और जूनियर हैं कि कोशिश बहुत करिए। मतलब एक मैं बता दूं कि एक हरिवंश राय बच्चन की एक लाइन है कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सही बात है, बिल्कुल। देखो तो मतलब नाम उसी की होती है, चर्चा उसी की होती है जो चर्चे के लायक होता है, ठीक है। मतलब योद्धा तो वो पहले ही हार गया जिसने हार मान लिया, ठीक है। जीतता तो वही है जिसने मतलब जज्बे के साथ मेहनत की, आगे बढ़ा, ठीक है। तो कोशिश करो यार, आगे बढ़ो। लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा यहाँ पर ऐसा नहीं आया कभी लाइफ में जो बहुत तेज, बहुत होनहार शुरू में रहा हो, क्योंकि वो होता तो एसएससी और बाकी ऐसे नॉर्मल एग्जाम्स की तैयारी नहीं करता, शायद अपना आईआईटी या किसी आईएम में बैठा होता। तो गवर्नमेंट जॉब की जितनी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट होते हैं, 90% केसेस ऐसा होता है जहां पर बच्चा अपने एक तरीके से सरकारी स्कूल से पढ़ा है या हिंदी मीडियम से पढ़ा, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं रहा है उसका, लेकिन उसकी मेहनत इतनी रही है ना कि सब कुछ तोड़ के पीछे आगे बढ़ चुका है। आपके पास सब कुछ है, देखो यार, चंद किताबें हैं, चंद वीडियोस हैं, चंद लेक्चर्स हैं, उन्हें खत्म करना है और जीवन में आपके सामने एक बहुत बड़ी चीज आपके सामने रखी हुई है, वो आपको हासिल हो जाएगी। तो बस वही बात है, 70% मेहनत तो सब करते हैं, हासिल इसी को होता है जो 90% तक कर पाता है, ठीक है। एक अटेम्प्ट तो हर कोई देता है, नाम भरने के लिए फॉर्म हर कोई भरता है। भरने वाले फॉर्म 35 लाख है, पेपर देने वाले 25 लाख है, सिलेक्शन लेने वाले 10,000 है, ठीक है भाई। तो जंग वो 10,000 ही जीतते हैं, आपको उन 10,000 में बनना है, फॉर्म भरने वालों में नहीं बनना भाई। मेहनत करो, कोशिश करो, जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे और ऐसे और भी प्यारे प्यारे इंटरव्यूज हम लेकर आते रहेंगे, लेकिन इस सीजन में नहीं, अगले सीजन में, क्योंकि अब तो सिर्फ पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है। मुझे मेरे भाई टाइम नहीं है, दिस इज ओनली वन इंटरव्यू आपके सामने है, ठीक है। जो भी कमी वजह रही हो, हम पूरी कोशिश करेंगे अगले में पूरा करने की। बाकी इंटरव्यू कैसी लगी आपको, वो मेरे भाई आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कोई भी ऐसी बात है, कोई भी ऐसा छोटा सा पॉइंट है, वो भी आपको कहना है। कुछ सजेशन है तो भी आपको बताना है। आप रितेश से कुछ पूछना चाहते हैं तो भी वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तभी हम रितेश को दोबारा बुलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे लगे इंटरव्यू जरूर बताइएगा, पूरी बात ऑनेस्ट रही है, मतलब एक तरीके से कहें तो कुछ भी ऐसा नहीं रहा कि हाँ जिसको हमने फिल्टर किया हो, कुछ भी किया हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, और हमारी पूरी टीम की तरफ से, ठीक है, हमारे सभी आने वाले चैंपियंस को, सभी आने वाले इंस्पेक्टर्स को आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनमें आप लोग बहुत आगे बढ़े, एक अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।